हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में मैं डॉक्टर महेश जोशी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक टेक्निक यहाँ पर सिखाने वाला हूं, टाइमिंग ऑफ मैरिज। तो प्रीवियसली मैंने कितने ही वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और मेरे पास अलग अलग रिक्वेस्ट अभी भी आती रहती हैं। तो आप आज इसमें कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक नेटिव का मेरे पास क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग इस मैरिज और गवर्नमेंट सर्विस कब लगेगी। नेटिव का डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 90 और टाइम ऑफ बर्थ है 1800 आवर्स। गंगापुर सिटी राजस्थान का इनका बर्थ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो टाइमिंग इन्होंने दी हुई है वो 1800 आवर है और मेरे हिसाब से ये करेक्ट नहीं है। फिर भी मैं इसको यही टाइम मानकर सबसे पहले मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज का एनालिसिस करूंगा। सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं बताऊंगा कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में करने वाला हूँ। तो मैं आपको मल्टीपल टेक्निक्स यहाँ पर सिखाऊंगा, ध्यान से आप इसे समझें। ये मैंने इनका बर्थ या D1 चार्ट लिया हुआ है, ये D9 चार्ट लिया हुआ है। अभी इन दोनों चार्ट्स पर हम फोकस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी इनकी एज 34 के आसपास होने वाली है, तो लेट मैरिज तो हो ही चुकी है। तो अब मैं सबसे पहले इनके D1 चार्ट में क्या क्या देखूंगा, ध्यान से देखिएगा। आपको जब भी कोई भी चार्ट एनालाइज करना हो तो जैसा मैं हर बार बताता हूँ, लग्न और लग्न लॉर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके चार्ट का। जिसकी लग्न और लग्न लॉर्ड वीक है उसके चार्ट में कितने ही एक्सोल्टेड प्लैनेट हो, कितने ही योग बन रहे हो, उनका फल नहीं मिलने वाला है। जो भी लोग कहते हैं मेरी ये योग कारक की दशा थी बड़ी खराब गई थी, आपकी दशाएं जा ही नहीं सकती जब तक आपकी कुंडली के अंदर जान नहीं है। मतलब आपका शरीर यदि कमज़ोर है, वीक है, तो आपको कुछ भी दे दिया जाए यूज़ करने के लिए आप कर ही नहीं पाएंगे, एक जगह पड़े रहेंगे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं है। आपको एन्जॉयमेंट के लिए फील्ड खोल दिया जाए, आप एन्जॉय नहीं कर सकते। आपको खाने के लिए अच्छी चीज़ें दे दी जाए, आप खा नहीं सकते क्योंकि आपका शरीर वीक है। तो इसी तरीके से लग्न और लग्न लॉर्ड जब कमज़ोर हो जाता है तो फल आपको मिल ही नहीं सकते। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका लग्न की स्थिति देखते हैं। लग्न के अंदर 10 साइन है, राहु वहां पर बैठा हुआ है। राहु केतु एक्सिस पर लग्न आ गई, ये कह सकते हैं हम। फर्दर 2 प्लेनेट बेनिफिक जुपिटर और वीनस उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो राहु केतु एक्सिस एक नेगेटिव पॉइंट था, तो वहाँ पे वीनस और जुपिटर 2 बेनिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो लग्न की स्थिति मैं उसको बीच में मान लेता हूँ, ऐसा कहता हूँ कि 60% ठीक है, क्योंकि राहु केतु एक्सिस की वजह से नेगेटिव पॉइंट आया। मगर जुपिटर और वीनस 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो वो उसको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं लग्न लॉर्ड को। तो लग्न लॉर्ड सैटर्न है, जो कि जाकर 12वें भाव में जाकर बैठ गए और वो जुपिटर की राशि में जाकर बैठा है। तो सैटर्न के लिए जुपिटर न्यूट्रल होता है, कोई बात नहीं, पर 12वां भाव अच्छा नहीं है। लग्न लॉर्ड का 12वां भाव लग्न के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अपनी जगह से विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है, लग्न के एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है, लग्न में कमी को रिप्रेजेंट करता है। फर्दर उसी सैटर्न को दूसरा मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। तो मार्स यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है। मार्स इस कुंडली के लिए भी मेलिफिक प्लैनेट है, वैसे भी मेलिफिक प्लैनेट है, इसलिए यहाँ पर ये लग्न लॉर्ड वीक हो गया। तो लग्न कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लग्न लॉर्ड वीक है, इसलिए मैं इसको एवरेज ही लूँगा, 40% स्ट्रेंथ मानकर चलूँगा कुंडली में। मगर मैं रूल आउट नहीं करता कि कुंडली पूरी तरीके से खराब है ऑन द बेसिस ऑफ लग्न, क्योंकि वैसे लग्न भी अफ्लिक्टेड है, लग्न लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड है, तो रिजल्ट किसी भी चीज़ के आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। अब आ जाता हूँ मैं जो मैरिज से रिलेटेड बात करूंगा। तो इस पर्टिकुलर कुंडली में मैं D9 चार्ट को यहाँ पे मैंने ड्रॉ जरूर किया हुआ है, क्योंकि मुझे टाइम ऑफ बर्थ में कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं D9 चार्ट को मैं श्योर नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि D9 चार्ट इनकी लेट मैरिज को इंडिकेट नहीं कर रहा है ये वाला, इसलिए टाइम ऑफ बर्थ मुझे गलत लग रहा है और मैंने वो रेक्टिफाई नहीं किया है। तो मैं एग्जिस्टिंग चार्ट के बेस पर ही मैं बात करूंगा और D1 चार्ट के बेस पे आज मैं इनकी मैरिज का टाइम निकालूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं इनका 7वां भाव।
तो ये 7वां भाव है, उसके अंदर 4th साइन है, 7th हाउस के अंदर 4th साइन है। तो अब हम देखते हैं कि जो 7th हाउस को सबसे पहले एनालाइज करूंगा मैरिज के लिए, क्या क्या पैरामीटर देखूंगा। 7th हाउस, 7th लॉर्ड, कारक वीनस, वीनस से 7th हाउस, इन चीज़ों को मैं कम से कम यहाँ पर देखने की कोशिश करूंगा। तो 7th हाउस के अंदर 4 साइन है। फर्दर ये राहु केतु एक्सिस पर आ गया है, मार्स और सैटर्न इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 7वें भाव के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है। तो 7वां भाव जैसे लग्न है उसी तरीके से यहाँ पे 7वें भाव को मैं अच्छा ही मानूंगा, क्योंकि इसमें एग्जॉल्टेड उच्च का होकर जुपिटर बैठा हुआ है, वीनस भी बैठा हुआ है यहाँ पर। राहु केतु एक्सिस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनकन्वेंशनल मैरिज की पॉसिबिलिटी बनती है राहु केतु एक्सिस के केस में। तो 7th हाउस ठीक है, मगर 7th लॉर्ड को जब हम देखते हैं तो 7th लॉर्ड जाकर बैठ गया 8वें भाव में, मून, और वो कंबस्टेड भी है वही सन। ये अमावस्या का बर्थ है नेटिव का, तो अमावस्या का बर्थ को ये तिथि वाइज उतना अच्छा नहीं माना जाता, और शाम के समय का वक्त है अराउंड इवनिंग का। तो अमावस्या को शाम के समय का जो बर्थ होता है वो उतना बढ़िया नहीं माना जाता। तो ये वैसे इनके बाल रिष्ट भी है, तो बचपन में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रही होंगी। और मगर 7th लॉर्ड दूसरा भी बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, उसको मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो पहली बात तो क्या होगा, ये पहले से ही सन के साथ कंबस्टेड है, यहाँ पर मरकरी भी बैठा हुआ है, तो इस कुंडली के लिए वो भी अशुभ है। पक्ष बली भी नहीं है, मून के अंदर कोई पक्ष बल भी नहीं है, फिर कंबस्ट भी हो गया, उसका प्लेसमेंट भी खराब हो गया। तो मून बुरी तरीके से पीड़ित है, और उसको मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है, जो वैसे भी मेलिफिक है, इस कुंडली के लिए भी मेलिफिक है। तो इनका चंद्रमा बहुत ही अधिक कमजोर है, तो इनके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ भी नहीं होगी, विल पावर भी बहुत वीक होगी, इनकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। और ये जो बुरी तरीके से पीड़ित 7th लॉर्ड है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट कर रहा होगा। और 7th लॉर्ड के साथ साथ मून मन का कारक होता है, तो मन भी एक तरीके से इनका पीड़ित होगा, ये सर्टेन बात है। अब ये चीज़ देख ली मैंने, 7th हाउस ठीक था, मैं इसको बल्कि अच्छा ही मानूंगा, मगर 7th लॉर्ड बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। अब मैं वीनस की स्थिति देखता हूँ, तो वीनस यहाँ पर 10th लॉर्ड होकर आपका 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो और ये इस कुंडली के लिए योग कारक भी है, फिर वो जुपिटर के साथ कंजंक्शन है, जो कि एक बहुत अच्छा योग बनता है। हालांकि इसमें राजयोग तो नहीं बन रहा है, मगर वीनस आपका जुपिटर के साथ कंजक्टेड है। वीनस 4 साइन के अंदर है, चंद्रमा की राशि के अंदर है। तो वीनस चंद्रमा की राशि के अंदर है। चंद्रमा वैसे तो एनिमी होता है वीनस के लिए, पर ये चलो हम केंद्र स्थान में इसकी पोजीशन है, इसको ठीक मान लेते हैं। राहु केतु से पीड़ित है, इसलिए कुछ ना कुछ परेशानी होंगी। और यहाँ पे एक कार को भाव नाशा अप्लाई हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। कार को भाव नाशा है इसलिए है क्योंकि ये वीनस 7वें भाव का कारक है, 7वें भाव में है, मगर ये राहु केतु एक्सिस पर है। जब भी किसी भाव का कारक उसी भाव में आ जाए और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो कार को भाव नाशाय हो जाता है, क्योंकि 7th भाव भी पीड़ित हो गया और ये कारक भी पीड़ित हो गया। मगर जुपिटर है वो ग्रेस को सेव कर रहा है, तो डिनाइल ऑफ मैरिज नहीं है इसमें। वैसे मैरिज काफ़ी कंफर्टेबली है, इनकी इतनी ज़्यादा एज क्यों होगी वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका मेन रीज़न इनका चंद्रमा नज़र आता है। क्योंकि इस कुंडली को देखकर इतनी ज़्यादा डिलेड मैरिज की इसमें मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, मगर हुई है तो हुई है। तो उसका मेन कॉज यदि मैं ढूंढूं तो यहाँ पर इसका 7th लॉर्ड का बुरी तरह पीड़ित होना है। बाकी इतने बहुत नेगेटिव पैरामीटर्स नहीं है। राहु केतु एक्सिस इतना खराब नहीं होता मैरिज के लिए, वो केवल अनकन्वेंशनल मैरिज देता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो भी है आपका मार्स इस कुंडली के लिए बाधक प्लैनेट है, क्योंकि ये चर या मूवेबल साइन की कुंडली है, उसके लिए बाधक प्लैनेट आपका 11th लॉर्ड होता है। मार्स बाधक प्लैनेट है, मगर वो ना ही तो खर प्लैनेट नहीं है, ना ही तो 22 द्रेस्कोन लॉर्ड है, ना ही 64th नवांश लॉर्ड है। और मार्स यदि मैं इसको नवांश कुंडली मानकर चलूँ, वैसे तो ये मुझे करेक्ट नहीं लग रही है, तो वो 8वें भाव में चला गया, तो ये बाधा क्रिएट मार्स भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो मुझे मेन प्रॉब्लमेटिक इनका प्लैनेट लग रहा है वो मून लग रहा है, और जो कि 7th लॉर्ड है। अब मैं इस पे आ जाता हूँ कि मुझे प्रॉमिस में ऐसा नहीं लग रहा कि मैरिज नहीं होगी, डिनाइल नहीं होगी, मगर काफ़ी डिले मैरिज हो चुकी है। अब आप मेरी टेक्निक समझना। अभी तक मैं प्रॉमिस की बात की थी, अब मैं टाइमिंग करूँगा, क्योंकि प्रॉमिस में मुझे डिनाइल ऑफ मैरिज नहीं लग रहा है। मुझे डिले भी नहीं नज़र आ रहा था, मगर अभी डिले हो चुका है तो हो ही चुका है, क्योंकि मैरिज की उम्र कई बार आती है और कई रीज़न से मैरिज में डिले हो सकता है। तो अब मैं इसमें जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखेंगे
कि मैं सबसे पहले इसमें भृगुनंदी नाड़ी का एक कंसेप्ट लगा के एज इनकी डिसाइड करने की ट्राई करूंगा। अब आप सीखें इनको, ये सिखाने के पर्पज से होता है जो भी एनालिसिस है। इनको तो नहीं मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ कब मैरिज होगी, पर ये सभी लोगों को सिखाने के लिए होता है कि आप भी सीख पाए और मैं किस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनकी एज निकालूंगा भृगुनंदी नाड़ी से। तो जुपिटर प्रोग्रेशन के बेस पे होती है, 1 से 12 साल तक जुपिटर यहाँ से प्रोग्रेस करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। फिर 13 से 24 साल तक यहाँ से प्रोग्रेस करेगा। फिर 25 से और 36 ईयर तक जुपिटर यहाँ से प्रोग्रेस करेगा। तो अब इस नेटिव की एज उस कैटेगरी में फॉल करती है, तो जुपिटर यहाँ से प्रोग्रेस करेगा। तो वो वीनस से जब भी ट्राइन में प्रोग्रेशन में पहुंचेगा, वीनस से ट्राइन में, मतलब वीनस यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे जब भी पहुंचेगा, 6 7 8 9 ट्राइन नहीं, मतलब जहाँ से एस्पेक्ट करता है, ट्राइन से ही एस्पेक्ट करता है वैसे तो वीनस से ये जब भी पहुंचेगा, वीनस से जब भी ये आपका 1 5 7 और 9 में जहाँ से एस्पेक्ट करता हो, ट्राइन में गलत बोल गया था, जहाँ से एस्पेक्ट करता हो उन भावों में जब भी पहुंचेगा तब नेटिव की मैरिज हो सकती है उस ईयर में। तो मैं देखिए इसकी प्रोग्रेस को देखता हूँ, जुपिटर यहीं पे है तो 1 से 12 साल वो यहाँ से प्रोग्रेस करेगा। 13 to 24 ईयर यहाँ से प्रोग्रेस करेगा, वो एज निकल चुकी है, नेटिव की एज अराउंड 34th ईयर में चल रही है अभी। अब ये इस कैटेगरी में आएगा तो 25th ईयर में यहाँ से शुरू होगा। फिर से समझ लें 1 से 12, 13 से 25, 25वें साल में यहाँ से शुरू होगा। तो 25वें साल में यहाँ पे होगा 25 26 27, 27 में मैरिज हो सकती थी, जो टाइम निकल गया है 28 29 वो भी निकल चुका है, 30 31 ये भी निकल चुका है। अब आएगा 32 33 34 35th ईयर में, जब वो इसी पे आ जाएगा वीनस पे प्रोग्रेशन में। तो इस नेटिव की जो मैरिज हो सकती है वो 35th ईयर में हो सकती है। तो एक चीज़ मैंने निकाल ली रफली, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है टाइम करने के लिए। 35th ईयर में इस नेटिव की मैरिज हो सकती है BNN भृगुनंदी नाड़ी कंसेप्ट से। तो अभी ये ध्यान से देखते हैं तो ये भी 34th ईयर में चल रहा है और अगस्त मंथ में ये 34 का हो जाएगा। तो अगस्त मंथ के बाद में इसकी मैरिज हो सकती है, अगस्त 2024 से लेके अगस्त 2025 तक। ये मैंने यहाँ पर एज निकाली, तो आपको सबसे पहले मैंने एज निकालना सिखाया। अब मैं दूसरी चीज देखता हूं कि इस नेटिव की दशाएं कौन सी चल रही हैं करंटली, क्योंकि अभी मुझे देखना है मैरिज, क्योंकि इनका मैं 4 साल बाद तो देख नहीं सकता, 34 ईयर का नेटिव है तो उनको भी अर्जेंसी होगी। तो सबसे पहले मैं विंशोत्तरी दशा उसमें जाता हूं। तो इनकी विंशोत्तरी दशा जो चल रही है वो मून राहु की दशा है अप टू 2 अक्टूबर 2024। मून राहु, तो मून तो क्वालिफाई करता है, राहु वैसे नेचुरल कारक होता है, मगर यहाँ पर राहु का 5 7 और 9 से किसी तरीके का लिंक नहीं है। लगन में राहु बैठा हुआ है, उसको भी हम कंसिडर कभी कभार कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर उसको उतना स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। राहु यदि लिंक हो जाता उसका आपका, तो मैं जरूर कंसिडर कर लेता 5 7 9 से। मगर उसके बाद जो इनकी दशा आएगी वो आएगी मून और जुपिटर की। तो मून और जुपिटर इनको हर तरीके से क्वालिफाई करता है, तो ये दशा मैरिज देने में बहुत ज़्यादा कैपेबल है। 2 अक्टूबर 2024 से 1 Feb 2026 तक। कैसे देखिए, ये तो आपका लॉर्ड हो गया मून, तो मून वीक है तो वो उसमें कैपेबिलिटी कम है, तो अब जुपिटर यहाँ पर उच्च का होकर बैठा हुआ है। और इनका D9 चार्ट में इसी बेस पे मानूँ तो वहाँ पे भी वो 7th लॉर्ड भी हो जाता है, 7th लॉर्ड भी हो जाता है इसमें D9 में। हालांकि मैं इसको करेक्ट नहीं मान के चल रहा हूँ। यदि मैं D1 के बेस पर भी देखूँ तो जुपिटर, मून और जुपिटर डबली दोनों ही बहुत स्ट्रोंगली, और जुपिटर एक्चुअली कारक वीनस के साथ भी कंजक्टेड है और राहु से भी लिंक एक तरीके से हो रहा है। तो जुपिटर की जो अंतरदशा है वो इनको पक्का मैरिज देने वाली है, 100% देने वाली है जुपिटर की अंतरदशा। तो मैंने इसको पिन पॉइंट किया ऑन द बेसिस ऑफ विंशोत्तरी दशा स्कीम कि ये मून जुपिटर में ज़्यादा स्ट्रोंगली मैरिज की पॉसिबिलिटी है एज कंपेयर टू मून और राहु। क्योंकि मून राहु में तो वैसे भी जो हिंदू धर्म में जो मुहूर्त सिस्टम के हिसाब से इनकी वैसे भी मैरिज नहीं हो सकती अभी, क्योंकि मार्च आ गया है, अप्रैल में केवल मुहूर्त है। इस बार मई और जून में वैसे ही शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, जुलाई में थोड़े से आएंगे और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो अक्टूबर तक तो वैसे भी
मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो वो भी कंसिडर किया है मैंने। तो हमें मल्टीपल चीज़ें माइंड में रख के बात करनी होगी जब भी हम किसी भी पर्सन को बताएंगे। कि मैंने राहु को मैं क्वालिफाई कर लेता, तो मैंने ये भी क्राइटेरिया किया कि राहु की इनकी अक्टूबर तक दशा है, और अक्टूबर तक वैसे ही शादियों के इस साल 2024 में नहीं के बराबर मुहूर्त हैं। अप्रैल के बाद कोई भी मुहूर्त आने वाला नहीं है। जुलाई में होंगे केवल 5-7 दिन के, और उसके बाद अक्टूबर तक मैरिज होती नहीं है। तो जो मुझे मोस्ट सुटेबल लगी देश काल पात्र के हिसाब से, वो मून जुपिटर लगी। तो मून जुपिटर क्वालिफाई कर रही है। अब उसी पीरियड में मैं और 2 दशा सिस्टम लगाऊंगा, जैसा कि मैं हमेशा लगाता हूँ। अब यहाँ पे इनकी जो चर दशा है वो लियो एरीज की है 20 अगस्त 2024 तक, तो वो इस पीरियड से क्लैश कर रही है। उसके बाद आएगी लियो टॉरस 20 अगस्त 2025 तक। तो लियो टॉरस मुझे सुटेबल लग रही है इसके बेस पे, तो लियो टॉरस को जरा देख लेते हैं। ये लियो साइन है और ये 2 साइन यहाँ पर टॉरस साइन है। तो टॉरस के अंदर दारा कारक बैठा हुआ है, तो दारा कारक की राशि दशा में नेट की मैरिज हो जाती है। सबसे स्ट्रोंगेस्ट कॉम्बिनेशन है स्ट्रोंग। और जो ये लियो है ये उपज से 7वें भाव के अंदर है, तो उपज से ये राशि उपज की, उससे 7वें भाव के अंदर लियो साइन है। तो उपज से 7वें भाव की दशा में भी मैरिज हो सकती है। और ये आपके डीके एन को दारा कारक नवांश को एस्पेक्ट कर रहा है। दारा कारक नवांश क्या होता है? जो दारा कारक कौन होता है? जो सबसे कम डिग्री हो जिस प्लेनेट की, वो दारा कारक D9 में जिस भी राशि के अंदर गया हो, उस राशि को यदि हम यहाँ पर लेकर आए तो वो दारा कारक नवांश है। उसे मैं रूल भी आउट कर देता हूँ। तो पहली बात तो अंतरदशा दारा कारक की है, उसमें 100% मैरिज हो जाती है। और उपज से 7वीं नंबर की दशा है आपकी इसकी, और पुत्र कारक भी है ये यहाँ पर। तो पुत्र कारक की जब दशाओं में मैरिज होती है तो मैरिज के विदिन 1 ईयर संतान प्राप्ति की भी पॉसिबिलिटी होती है। 1 साल के अंदर अंदर पुत्र या संतान प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर विंशोत्तरी दशा के हिसाब से भी जुपिटर है, तो जुपिटर भी पुत्र कारक होता है। तो इनको यदि मैरिज हुई इस दशा में तो 1 साल के अंदर अंदर संतान भी होगी। ये भी चीज़ मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पुत्र कारक बैठा हुआ है तो इसलिए दारा कारक भी 5वें भाव के अंदर ही बैठा हुआ है। अब आ जाते हैं हम 5वें भाव की राशि दशा में भी संतान प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए जो 2 साइन की भी संतान प्राप्त करा रही है, ये मैरिज भी कराएगी क्योंकि ये पे दारा कारक है। तो चर दशा और आपकी वैसी भी विंशोत्तरी दशा मैरिज भी बता रही है और संतान प्राप्ति भी यहाँ पर बता रही है। अब तीसरा हम जो दशा सिस्टम यूज करेंगे वो नेचुरली अब मैं योगनी दशा भी देखूंगा। तो योगनी दशा में अब मैंने जो पॉइंट टाइम वो किया वो अक्टूबर 2024 के बाद का किया। तो यहाँ पे ये मार्स और सन की दशा है जनवरी 25 तक। इसके बाद मार्स और जुपिटर की है जनवरी 25 के बाद 7/5/25 तक। तो मार्स और जुपिटर में देखिए यहाँ पे फिर मार्स आ रहा है, तो ये आपका जनवरी 25 के बाद मार्स आ रहा है। तो ये पीरियड मुझे तीनों में सुटेबल लग रहा है। इस दशा में भी ये जनवरी 25 के बाद का पीरियड सुटेबल लग रहा है, इस दशा में भी लग रहा है। तो तीनों दशाओं में आपको मुझे ये टाइम मैच कर रहा है। तो मैं इन जनरल, क्योंकि अक्टूबर में तो मैरिज होती नहीं है, नवंबर दिसंबर में होती है, तो उसके आसपास इनकी कभी भी मैरिज होगी नवंबर दिसंबर के बाद। और ट्रांजिट के बेस पे मैं बताऊंगा कि वो मार्च 2025 से पहले होगी। तो मैं 3-4 महीने के पीरियड में इसको पिन पॉइंट करूंगा। मैं एग्जैक्ट डेट तक नहीं जाने वाला हूँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कमिंग वीडियोस में मैं किसी में एग्जैक्ट डेट तक भी जाऊंगा। यहाँ पर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली टाइम निकाल दूंगा कि कब मैरिज होगी। तो आप समझ जाइए कि इसकी 2 अक्टूबर 2024 से लेकर उसके बियॉन्ड मैरिज होगी। और ये सबसे पहले ख़त्म हो रही है मई 2025 तक, इतना हमने पिन पॉइंट कर दिया। अब मैं इसकी ट्रांजिट की कंडीशंस देखूंगा। तो देखिए मैंने विवाह सैम भी निकाला हुआ है। विवाह सैम होता है लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड। लग्न लॉर्ड यहाँ पर है आपका 10 साइन का सेटन, उसकी ये डिग्रीज है, लॉन्गिट्यूड मैंने लिखा हुआ है, आप कुंडली बना सकते हो, बर्थ डिटेल दी हुई है। और 7th लॉर्ड यहाँ पर मून है, उसकी डिग्रीज मैंने लिखी हुई है। तो इनका विवाह सैम 1 एरीज साइन के अंदर आ रहा है। अब मैं मल्टीपल टेक्निक्स आपको ट्रांजिट के बेस पर लगा के बताऊंगा। दशाएं मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किन दशाओं में इनकी मैरिज हो सकती है। ट्रांजिट इसकी और हेल्प करेगा। तो मैरिज को मैंने पिन पॉइंट किया है अक्टूबर 2024 के बाद आएगी। वो तीनों दशा सिस्टम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ट्रांजिट में देखिए मैं विवाह सैम से ही शुरू करूंगा।
तो अक्टूबर 2024 का ट्रांजिट देखा है तो जुपिटर 2 साइन में रेट्रोग्रेड होगा अक्टूबर 2024 को। यहाँ पे 2 साइन में चला जाएगा, रेट्रोग्रेड होगा तो उसको हम 1 साइन में मान सकते हैं। रेट्रोग्रेड ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट उसके प्रीवियस भाग से भी देखा जाता है 1 साइन से। तो ये देखिए विवाह समय पर जुपिटर ट्रांजिट करेगा और एक्चुअली जब रेट्रोग्रेड होकर वो देखेंगे तो ये देखिए डिग्रीज बहुत क्लोज हैं सेकंड साइन के भी। ये 0 साइन में मतलब एरीज साइन में 29 डिग्री पर है विवाह सेम। तो यहाँ पर ये आपका रेट्रोग्रेड होकर 2 साइन में रेट्रोग्रेड का मतलब वो 1 साइन से भी एस्पेक्ट डालेगा। तो विवाह सेम 1 साइन में ही है तो विवाह सेम को देख रहा है पहली टेक्निक। तो मैरिज जस्टिफाई हो रही है उस टाइम पर अक्टूबर के आसपास। अब हम डबल ट्रांजिट देखेंगे, क्या डबल ट्रांजिट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो डबल ट्रांजिट में आपको मालूम है कि डबल ट्रांजिट के अंदर सैटर्न 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है और 2020 मार्च 2025 तक वो 11 साइन में ट्रांजिट करेगा। तो सैटर्न यदि 11 साइन में तो आप ध्यान से देखें कि वो 11 साइन से 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट करेगा, 7th लॉर्ड मून है और वो रेट्रो भी होगा नवंबर 2024 में। तो रेट्रो होकर वो 10 साइन में भी आ जाएगा तो वहां से 7th हाउस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो सैटर्न 7th लॉर्ड और 7th हाउस दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जुपिटर की बात कर लेता हूं, जुपिटर 2 साइन में होगा मगर वो रेट्रोगेट होने की वजह से 1 साइन से भी हम उसको काउंट करेंगे तो 1 साइन से वो 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। तो डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और यदि मैं 2 साइन से मानता हूं तो वो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है 9th एस्पेक्ट से। वो किसको एस्पेक्ट कर रहा है? लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है। और सैटर्न भी क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो डबल ट्रांजिट लग्न को भी सेटिस्फाई कर रहा है दोनों का और डबल ट्रांजिट 7th हाउस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो पीरियड है बहुत ज्यादा क्लोज हो गया। अक्टूबर के आसपास का पीरियड बहुत ज्यादा क्लोज हो गया। आप ये कह सकते हो कि अक्टूबर नवंबर में जो योगिनी दशा मैंने बताई थी वो तो मैं ये वाली मान रहा था, पर योगिनी दशा में ये वाली भी मानता हूँ मार्स और सन की, वो भी इसको जस्टिफाई करती है और मार्स और मून की भी जस्टिफाई तो करती है क्योंकि सन जो है वो आपका 7th लॉर्ड के साथ कंजक्टेड है और मून इटसेल्फ इज 7th लॉर्ड। तो योगिनी दशा ये वाली भी सेटिस्फाई करती है, ये वाली भी सेटिस्फाई करती है। तो ये पीरियड मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा क्योंकि डबल ट्रांजिट कंडीशन सेटिस्फाई हुए। 7th हाउस और 7th लॉर्ड को भी दोनों सैटर्न और मून सेटिस्फाई कर रहे हैं, लग्न को भी दोनों एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं उसी पीरियड पर। दोनों एक लग्न को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ये हमने डबल ट्रांजिट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और आपका दशाएं भी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो एक परफेक्ट टाइम हो गया अक्टूबर नवंबर के आसपास इनकी मैरिज से रिलेटेड कोई भी बात बहुत अच्छे से बनने वाली है। अब हम आ जाते हैं, मैं आपको और एक टेक्निक्स बताता हूं जो यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। डबल ट्रांजिट का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको इस क्लास में एक्सप्लेन किया है जो आप सबको आ गया होगा। विवाह सेम मैंने एक्सप्लेन किया है, जुपिटर इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंस विवाह सेम। तीसरा जो कंसेप्ट है ये के.एन. राव सर का कंसेप्ट है, इसे ध्यान से पढ़ें। सैटर्न इन ट्रांजिट एस्पेक्ट डीके। सैटर्न ट्रांजिट में दारा कारक को एस्पेक्ट करें। इफेक्ट ऑफ सैटर्न 6 मंथ बिफोर एंड लेटर। तो सैटर्न का इफेक्ट होता है 6 महीने पहले और बाद तक होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो सैटर्न एक्चुअली यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है तो वो आपको मालूम है जब मैंने जो टाइम किया है उसके 6 महीने बाद वो 12 साइन में आ जाएगा और वहां से 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट से दारा कारक को एस्पेक्ट करेगा। मार्च में सैटर्न ट्रांजिट 12 साइन में कर जाएगा तो हम उसको यहां से काउंट कर लेंगे। 6 महीने बाद तो आ ही जाएगा, तो 6 महीने पहले और बाद तक इन्फ्लुएंस करता है तो वहां से वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये देखिए डबल ट्रांजिट टेक्निक सेटिस्फाई हो रही है, विवाह सेम सेटिस्फाई हो रही है और दारा कारक सेटिस्फाई हो रही है। अब ओनली सैटर्न ट्रांजिट टेक्निक है और ये सारी टेक्निक्स मेरी आप मैरिज सीरीज में चले जाइए, मैंने सभी पर इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं फिर से एक बार बनाऊंगा, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं एक पूरी सीरीज मैरिज पर बनाने वाला हूँ। अभी आप इंतजार करिएगा, मेरी एक मैच मेकिंग की सीरीज आ रही है, वो आपको बहुत ज़रूरी देखनी है यदि आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपका मैच मेकिंग का जो भी ज्ञान है वो बहुत सारे लोगों का अधूरा ही होगा। सैटर्न ट्रांजिट इन्फ्लुएंस क्या कंडीशन है, वो उपपद लग्न लॉर्ड उसके ट्राइन में ट्रांजिट कर जाए सैटर्न। तो ये सैटर्न एक्चुअली उपपद पे ही ट्रांजिट कर रहा है, ये सैटर्न अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इन्फ्लुएंसिंग नेटल जुपिटर मार्स और बोथ, नेटल जुपिटर या मार्स को। तो यहाँ पे सैटर्न आप देख रहे हो कि वो
रेट्रोग्रेड है उस टाइम, तो 10 साइन से हम देखेंगे तो नेटल जुपिटर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। रेट्रोग्रेड है तो नेटल जुपिटर को कर गया, मार्स को नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, दोनों में से किसी एक को भी कर जाए तो ठीक है। फर्दर ये कह रहा है कि इन्फ्लुएंसिंग नेटल सैटर्न, ये नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अब इसका मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तभी भी मैरिज हो जाएगी। जितनी ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं उतने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड हो रही है, थर्ड नहीं हो रही, कोई बात नहीं, सारी होना जरूरी नहीं है। और मैं एक दो टेक्निक्स लगा के आपको बताता हूँ इसी कुंडली पर। एक जो मेरी टेक्निक थी वो ट्रांजिट ऑफ मार्स रूल है, जैसे मैंने अभी सैटर्न का बताया था, वो सेम है। इन्फ्लुएंसिंग उपद लग्न लॉर्ड और ट्राइन टू उपद लग्न और उपद लग्न लॉर्ड। मार्स का यहाँ पे मैं एक्चुअली ट्रांजिट नोट करना भूल गया हूँ। एनीवे मैं मार्स का यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ इसलिए। अब जुपिटर का ट्रांजिट देख लीजिएगा। मार्स का उस टाइम ट्रांजिट मेरे हिसाब से 4 साइन में होगा। मार्स का ट्रांजिट यहाँ पर 4 साइन में होगा। अब देख लेना, तो मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ 4 साइन में होगा, तो 4 साइन से वो क्या करेगा, उपद लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। वो दूसरा कंडीशन होती है 4 साइन में, तो इन्फ्लुएंसिंग उपद लग्न और उपद लग्न लॉर्ड, तो उपद को देख रहे हो। दूसरी कंडीशन होती है एस्पेक्टिंग नेटल मार्स जुपिटर और बोथ, तो वो देखिए नेटल जुपिटर पे ही ट्रांजिट कर रहा है और नेटल मार्स को वो यहाँ से मगर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो 60% कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये रूल भी लग रहा है। अब ट्रांजिट जुपिटर रूल एस्पेक्टिंग आरूढ़ लग्न और आरूढ़ लग्न लॉर्ड। आरूढ़ लग्न को एक्चुअली पद लग्न बोलते हैं, तो आरूढ़ लग्न या आरूढ़ लग्न लॉर्ड को वो करना चाहिए। तो जुपिटर एक्चुअली ट्रांजिट में यहाँ पे होगा 2 साइन में, ये आरूढ़ लग्न है। पद लग्न और आरूढ़ लग्न एक ही है, तो ये इसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। फर्दर कह रहा है सेकंड कंडीशन है एस्पेक्टिंग 7th हाउस और 7th लॉर्ड। तो जुपिटर जब यहाँ पे होगा, रेट्रोगेट है उस टाइम पर, तो यहाँ से वो 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, तो जुपिटर की भी ट्रांजिट की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो इसके अंदर मैंने आपको 6 कंडीशंस अप्लाई करके बताई है, सभी की सभी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैं इस नेटिव को टाइमिंग ऑफ मैरिज दे रहा हूँ कि मैं जो मैरिज की टाइमिंग देता हूँ, मैं जिस दिन फेरे पड़ते हैं, रिचुअल होती है, उसकी टाइमिंग नहीं होती। मेरी टाइमिंग ये होती है कि जब जो टाइम मैं बता रहा हूँ उस टाइम पर आपकी जो बात है चल रही है वो मैरिज तक पहुँचेगी, या आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी, या आपका कोई भी ऐसा रिश्ता आएगा जो कि कंक्लूजन तक पहुँच जाएगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि टाइमिंग जो फेरे जो पड़ते हैं वो तो एक रिचुअल है, मगर आपकी जो फिक्स होती है वो मेन टाइमिंग ऑफ मैरिज है। क्योंकि ये मन और बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मन का कॉम्बिनेशन आपका तब हो जाता है जब आप मैरिज कर लेते हो। और बाकी रिचुअल है आजकल, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ही कोर्ट में भी मैरिज कर लेते हैं और एक्चुअल उनकी सेरेमनी कभी भी होती है, तो सेरेमनी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इनको मैं जो टाइमिंग ऑफ मैरिज दूंगा वो मैं यहाँ पर इसको पिन पॉइंट करके, मैंने और भी 2-3 सैटर्न वगैरह का भी ट्रांजिट लगा के देखा, वो ट्रांजिट उसका सन का भी ट्रांजिट लगा कर देखा है, और सन के ट्रांजिट के बेसिस पर जो मुझे इनका अप्रोप्रिएट टाइम लगता है वो नवंबर-दिसंबर के आसपास इनकी मैरिज फिक्स हो जानी चाहिए इन ईयर 2024। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, टेक्निक्स कैसी लगी, आपने क्या कभी अपनी कुंडलियों पर ये लगाई हैं? यदि आपने नहीं लगाई हैं तो आप लगाएं। एक मेरी डबल ट्रांजिट की टेक्निक भी मैं एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा उसे। आप वीडियोस को देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए। यदि आपको मेरे वीडियोस में कुछ समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे आपकी तरफ से एक ऊर्जा मिलती रहे और मैं नई नई चीज़ें लेकर आने की कोशिश करता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।